नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी पीढ़ियाँ लेकर। ये कहानी मैंने 24 मार्च 2005 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी पीढ़ियाँ। न जाने बच्चे आजकल इतनी बहस क्यों करते हैं। ऐसा सबके साथ हो तो मैं मन को मना भी लूँ। हम दुखियारे जीवन को उत्साह देते हैं, पर ऐसा है कहाँ। मैं रोज देखता हूं मेरे घर के ठीक सामने नीम की डाली पर बने घोंसले को। कमेड़ी के बच्चे उससे कभी बहस नहीं करते। क्या हमारे बच्चे मूक पक्षियों के बच्चों से भी गए गुजरे हैं? गली के पिल्ले भी अपने बड़ों से कभी बहस नहीं करते। क्या मनुष्य की संतानें पशुओं की संतानों से भी कमतर हैं? यहां तक कि नीम के पेड़ के साथ बढ़ता एक छोटा नीम का पौधा भी बड़े पेड़ से कभी बहस नहीं करता। क्या मानव वंशज जड़ प्राणियों से भी बदतर हैं? क्या मनुष्य के बच्चे ही उसका सर खपाते हैं? अब मेरे बच्चे को ही लो, आधे घंटे से सर खाए जा रहा है। पहले पता होता तो मैं उसका नाम दीपक की जगह तिमिर रखता। डैडी, अब मैं 20 वर्ष का हो गया हूं। कॉलेज जाते हुए 1 साल होने को आया। पहले तो आप मेरी पॉकेट मनी 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 कर दीजिए। दूसरे, इस साल से मैं साइकिल पर जाने वाला नहीं। पैडल मारते मारते थक जाता हूं। अब मेहरबानी करके मोटरसाइकिल खरीद लें। नया सेशन खुलने तक मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। जीन्स की पैंट्स एवं टी शर्ट्स मैं खुद ले आऊंगा। आज मैंने 1500 के जूते भी खरीद लिए हैं। आपकी जेब को थोड़ा कष्ट तो होगा, पर आप खुद ही तो कहते रहते हो कि संग्रहण पाप है। अब मित्रों के बीच में हर बार जेब झटक कर तो नहीं खड़ा हो सकता। मेरे सारे दोस्त मुझे फकीर कहते हैं। क्या सारी कमी हमारे घर में ही आ गई है? वो सारी बात एक सांस में कह गया। खर्चे की सूची सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। पैसे क्या झाड़ पर लटके हैं? पूरे दिन पसीना बहाते हैं तो लाला तनख्वाह देता है, और तनख्वाह भी क्या है, तवे की बूंदों की तरह यूं गायब हो जाती है। मेरे जमाने में मैं खुद कमाकर अपनी फीस भरता था, खुद अपना सारा खर्च निकालता था। तू तो सुरसा के मुख की तरह हर बार मुंह फाड़कर खड़ा हो जाता है। हर बार अपने दारिद्र्य का रोना मत रो। दादाजी ने आप 6 भाई बहनों को पाला, आपको 3 में ही नानी याद आ रही है। अरे, हम तो 18 साल से ही कमाने लग गए थे। तू मुस्टंडा खजूर के झाड़ की तरह बढ़ गया, पर हर बार पैसों के लिए हाथ फैलाता है। फाका मस्ती के अलावा कुछ सोचता भी है तुझे? नंबर देखो डैडी मेरे, क्लास में दूसरे स्थान पे हूं, और डॉक्टरी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। जगत में तो ढिंढोरा पीटते हो कि मेरा बेटा डॉक्टरी कर रहा है, और घर में कोसते रहते हो। पढ़ाई के अलावा काम क्या है तुझे? मम्मी दीपू दीपू कहकर रोटियां डाल देती है, फिर चिंता किस बात की है? डैडी, अब जमाना बदल गया है। आजकल कंपटीशन कितना हो गया है। अब वो जमाने गए जब 18 साल में काम पे लग जाते थे। आजकल 2 नावों पर चढ़ने वाले बच्चे छाती फाड़ कर रोते हैं। फिर आप ही तो कहते हो, जो दुख मैंने देखे बच्चों को नहीं देखने दूंगा। डैडी, समटाइम्स आई एम प्राउड ऑफ यू। यूं चिलम भरने से तेरी हाथ खर्ची बढ़ने वाली नहीं। मुझे तो मेरी चादर में ही जीना है। अब तक मैम साहब ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। मां सदैव दीपक का साथ देती थी। स्थिति देखकर उसने मां को पुकारा। मम्मी, आप भी आज साथ में नाश्ता करो ना। अभी आती हूं बेटा। अब हम तीनों डाइनिंग टेबल पर साथ थे। दोनों बेटियां समर वेकेशन में मामा के घर गई हुई थी। दीपक की मम्मी ने वार्ता जारी रखी।
क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो? अरे जब बच्चे के पाँव में बाप के जूते आने लगे तो उसे बच्चा नहीं, दोस्त समझना चाहिए। थोड़ी हाथ खर्ची बढ़ा भी दो, दिन रात तो पिलता रहता है। मम्मी ने पुत्र की तरफदारी की। अब स्थिति 1 और 1 11 वाली थी। तू खामखा इसका पक्ष लेती है। अभी तो इसने देखा क्या है? बाप पे पल रहा है। यूं इसकी मांगे पूरी करता रहा तो एक दिन शेख चिल्ली की तरह चिड़िया का दूध मांगेगा। डॉक्टरी क्या पढ़ रहा है? सुरखाब के पढ़ लग गए हैं। जब देखो इसे कोसते रहते हो। अभी पिछले महीने तो लाला ने 3,000 का इंक्रीमेंट दिया है। यही समझ लो इसी के भाग्य का मिला है। पूरे वर्ष पसीना बहाकर इंक्रीमेंट लो और बढ़ते ही चील झपट्टे के लिए तैयार। डॉक्टर बनकर तुम्हारा ही तो नाम करेगा, उस दिन तुम ही तनकर चलोगे। यस डैडी, मम्मी इज राइट। पिछले वर्ष मैंने टीटी चैंपियनशिप जीती तो लोगों ने यही कहा था, माथुर साहब का बच्चा कितना होनहार है। टुक्कड़खोर, ज़्यादा डींग मत मार। प्यादे से फर्जी हो गया है, इसीलिए टेढ़ा चल रहा है। अब तक सभी नाश्ता कर चुके थे। नाश्ता करके दीपक ने दूध पिया एवं डकार ली। मैंने मनी मन सोचा, बाप के टुक्कड़ खाकर कैसे सांड की तरह डकार ले रहा है। बेटे से तो बेटियां भली, अपने डैडी की मजबूरी तो समझती है। रीता अभी भी बात छोड़ने को तैयार नहीं थी। अच्छा, इस महीने से इसकी हाथ खर्ची 1,000 कर दो। बच्चों को बराबर पॉकेट मनी नहीं मिलेंगी तो इधर उधर हाथ मारेंगे। उनकी जायज मांगों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मोटरसाइकिल मेरे नाम की एफडी तुड़वा के दिलवा दो। मुझे लगा मानो किसी ने कलेजे पर अंगारे चिपका दिए हों। दीपक का चेहरा फूलों की तरह खिल गया। आज उसी का चंद्रमा था। चेक कर बोला, मम्मी यू आर ग्रेट। मेरे लिए आप कितना त्याग करती हैं। उसने कृतज्ञ आंखों से मां की ओर देखा। उसके सर पर हाथ फेर कर वो बोली, कैसा बोझ? क्या गाय को अपने सींग भारी लगते हैं? क्या पलकों का आंखों पर बोझ होता है? बच्चे खुश रहे, माँ बाप को और क्या चाहिए? तुम्हारे डैडी की तो बस जवान ही खराब है। दिल से तो ये भी यही चाहते हैं कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। अब कहने को क्या बचा था? इसे कहते हैं पलटवार। मैं खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा था। ये रोजमर्रा की बातें थी। बातों की भाजी में यूं तीखे मीठे छौंक न लगे तो गृहस्थी का मजा ही क्या। माँ बेटे दोनों अपने अपने काम पे लग गए। मैं अभी भी टेबल के पास बैठा अखबार के पन्ने उलट रहा था। अखबार तो सिर्फ आंखें देख रही थी एवं हाथ उलट रहे थे। मन तो अतीत के पन्ने उलटने में लगा था। यह मुझे उन दिनों की याद हो आई जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। उन मधुर स्मृतियों की सुवास आज भी मेरे हृदय में बसी है। यौवन की यादों के हिंडोलों पर झूलना कितना मधुर लगता है। कॉलेज में 6 पीरियड्स होते थे, पर हम आधों में नदारद होते। कभी कैंटीन में तो कभी कहीं। नीम के उन बड़े बड़े दरख्तों के सायों में मित्रों के साथ घंटों घूमना कितना आनंदप्रद लगता था। क्लास की लड़कियों के बारे में बातचीत करना, जब मूड हो फिल्में देखना जीवन का एक हिस्सा था। पिकनिक की तो बस बात चल जाए। कितने खाने याद थे। ओह क्या दिन थे वो। पॉकेट मनी को लेकर एक बार मेरा भी बाबूजी से झगड़ा हुआ था। तब उन्होंने भी मन मारकर पॉकेट मनी बढ़ाई थी। मुझे याद है तब हम घर से ये कह के जाते थे कि पढ़ने जा रहे हैं, पर अक्सर सिनेमा में होते। एक बार मैटिनी शो देखकर घर आया। उस फिल्म में हीरो ने एक डाकू का किरदार निभाया था। वह रोल मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। डाकू का जोश एवं अभिमान मेरे खून में उतर आया। घर आकर भी कई देर तक वह किरदार
मेरी आंखों के आगे नाचता रहा। उस दिन मैं घंटों दर्पण के सामने खड़ा होकर डाकू वाले डायलॉग बोलता रहा। न जाने कब बाबूजी आए, कब उन्होंने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। वे चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। दर्पण में बाबूजी की छवि देखते ही मैं मुड़ा। काटो तो खून नहीं। बाबूजी कुछ देर चुप रहे, फिर आंखें ऊंची करके बोले, आज फिल्म देखकर आया है क्या? बाबूजी के सामने हां भरकर तो मैं रसातल में चला जाता। इतना साहस मुझ में नहीं था। मैंने पेट की दाढ़ी को जरा हिलने नहीं दिया। पिताजी पेट में तो घुसने से रहे। मैं सकपकाकर बोला, नहीं बाबूजी। नहीं क्या? तेरी लाल आंखें बता रही है कि फिल्म देखकर आया है। चोरी पकड़ी जाते ही मैं बिफर पड़ा। पता नहीं आप मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते। मैं तो मित्र के घर पढ़ने गया था। पिताजी ने मेरी ओर घूर कर देखा, मेरा कान पकड़ा और बोले, बरखुरदार, तुम जिस विद्यालय में पढ़ते हो, हम कभी वहां के प्रिंसिपल हुआ करते थे। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। ये कहते कहते उन्होंने अपनी जेब से सिनेमा का आधा टिकट निकाला और मेरे हाथ में रखकर बाहर चले गए। कलई खुलने से मुंह टकासा हो गया। धम भी छूटा और तुम्बा भी फूटा। सर पर घड़ों पानी पड़ गया। पिंडलियां हिलने लगी। उस दिन कोई मेरा हृदय चीरता तो रक्त की एक बूंद न निकलती। मुंह पर जैसे किसी ने झाड़ू फेर दिया हो। आखिर पिताजी के पास ये टिकट आया कहां से? मैं तुरंत पर्स की ओर लपका। उसमें से आधा टिकट गायब था। इसी प्रकार बाबूजी ने एक बार मुझे होटल में एक लड़की के साथ डोसा खाते हुए पकड़ा था। उस दिन मैं रीता के साथ न्यू कॉफी हाउस में बैठा था। यकायक मेरी पलकों ने झपकना बंद कर दिया। पिताजी कैफे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहे थे। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। सांसों का वेग एवं हृदय की धड़कन दूनी हो गई। मेरा सौभाग्य, वे दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठे चाय पी एवं भुगतान करके चले गए। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ बाबूजी ने हमें नहीं देखा। देखते तो यूं चुप रह जाते क्या? किसी तरह प्लेट में रखा डोसा मैंने गले से उतारा एवं वेटर को बिल लाने को कहा। मुझे काटो तो खून नहीं जब वेटर ने बताया कि बाबूजी हमारा भी भुगतान करके गए हैं। लगा जैसे किसी ने जाजम खींच ली हो। कम्युनिकेशन का कितना प्रभावी तरीका था उनके पास। उस रात पिताजी घर आते उसके पहले ही मैं चादर में दुबक गया। पिताजी कमरे में आए तो मैं लाश की तरफ बिना हिले ऐसे लेटा रहा मानो गहरी नींद में हूं। उस दिन देह की दोनों आंखें बंद थी, पर मन की 8 आंखें खुली थी। रात पिताजी मां से कह रहे थे, तेरा बेटा जवान हो गया है, अब नाक में नकेल डालनी होगी। बाद में उन्होंने ही रीता के पिता से मिलकर मेरा विवाह रीता से करवाया था। विवाह के बाद जब मैंने रीता ने उनके चरण छुए तो वे मुस्कुराकर बोले, अब तुम शौक से कॉफी हाउस जाओ, अब तुम्हारा भुगतान मैं नहीं करूंगा। तब मन ही मन मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु, हर जन्म में मुझे ऐसे ही बाबूजी मिले। मेरी छाती गर्व से दुगनी हो गई। मां की ममता पर असंख्य ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, पर आज मुझे समझ आया पिता पर इतना साहित्य क्यों नहीं लिखा गया। शायद पिता की महानता एवं ऊंचाई को शब्दों में समेटने की शक्ति साहित्य में नहीं है। आसमान की ऊंचाई तक साहित्य के ऊंट की गर्दन भला कैसे पहुंचेगी? यही रीता आज मेरी 2 बेटियों एम दीपक की मां थी। बच्चे उसे मम्मी और मैं मैम साहब कहता था। आज मैं पिता की भूमिका में था। रोल्स वर रिवर्स्ड। हर युग के पिता की तरह अक्खड़ एवं पुत्र पर नजर रखने वाला।
आज शाम ऑफिस से घर आया तो घर में शोर मचा था। तेज बीट से पाश्चात्य धुन की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें ऊपर के कमरे से आ रही थी। मैंने रीता के हाथ में बैग थमाया। वह कुछ कहती, उसके पहले मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। दरवाजा खोला तो दंग रह गया। दीपक एवं उसके 3 मित्र पाश्चात्य धुन पर नृत्य कर रहे थे। हर लड़के के सामने एक लड़की थिरक रही थी। पल भर के लिए मुझे लगा मानो एक सैलाब मेरे पुराने संस्कारों को बहा ले जा रहा है। यकाएक दीपक ने मुझे देखा एवं सभी से मेरा परिचय करवाया। ही इज माई ग्रेट डैडी। वह जरा भी नहीं सक पकाया, न ही अन्य किसी के चेहरे पर कोई ग्लानि थी। मैं चुपचाप नीचे चला आया। नृत्य फिर प्रारंभ हो गए। एक बार मैंने दीपक को मोटरसाइकिल पर एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा। लड़की जींस की पैंट पहने दीपक से चिपक कर बैठी हुई थी। उस दिन मैंने एक कड़वा घूंट गले के नीचे उतारा। मैं अक्सर रीता को उसे टोकने के लिए कहता, पर वह सदैव उसका पक्ष लेती। उल्टे मुझे ही समझाती, जमाने के साथ चलो, हवा के विरुद्ध नाव खेओगे तो मंजिल से तो भटकोगे ही, पाल भी फट जाएगा। मैंने रीता की राय नकार दी। मेरे भीतर का पिता हर बार डंडा लेकर खड़ा हो जाता। दोनों बेटियों को मामा के यहां गए 5 रोज होने को आए। कल शाम जिद करके रीता व दीपक भी वहीं चले गए। इन दिनों मैं अकेला था। एक शाम इवनिंग वॉक कर घर लौट रहा था। पहाड़ी के उस पार निर्जन क्षेत्र में इवनिंग वॉक करना मुझे बेहद रास आता था। झूमते हुए पेड़ मन को उल्लास से भर देते। पक्षियों का गुंजन मन के तार झंकृत कर देता। हाँ, रास्ते में शमशान पड़ता था, अतः कभी कभी आशंकित हो जाता। हर हाल में रात होने के पहले घर पहुंच जाता। इन दिनों अकेला था, अतः आराम से घर पहुंचता था। पहाड़ी का चक्कर लगाकर मैं मुड़ा ही था कि आसमान काले बादलों से भर गया। देखते ही देखते टपाटप बूंदें गिरने लगी। मैं आधा भीग गया। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि बरगद के तले एक बूढ़े बाबा को खड़े देखा। बड़ा तेजस्वी रूप था उनका। शुभ्र वस्त्र, पेट तक जाती हुई लंबी सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें, तांबे जैसा रंग, तीक्ष्ण नाक, थाल की तरह भव्य मस्तक जिस पर विष्णु तिलक लगा था। सौम्य एवं विलक्षण मुखाकृति थी उनकी। उन्होंने मुझे देखते ही पुकारा, आप इधर आ जाइए, बारिश बहुत तेज हो गई है। उनके आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि मैं जल्दी में होते हुए भी ना नहीं कह सका। उनके पास आते आते मैं पूरा भीग गया। अद्भुत भद्र पुरुष थे वो। उन्होंने कंधे से दुपट्टा उतारा एवं कहा, भीग गए हो, शरीर पोंछ लो। शायद उन्होंने मेरी आंखों के संकोच को पढ़ लिया। कंधे पर हाथ रखकर बोले, ले भी लो बेटा। मैंने अपना शरीर पोंछा। सामने अब भी झमाझम पानी बरस रहा था। देखते ही देखते रास्ता पानी से पट गया। काले शाह बादलों ने आसमान को अवृत कर लिया था। बिजलियां चुड़ैलों एवं डाकिनियों की तरह उधम मचा रही थी। अंधेरा गहराने लगा था। ट्यू ट्यू करते पक्षियों का शोर थम चुका था। उष्मा से तप्त धरती अघाती न थी। औपचारिक परिचय हेतु मैंने वार्ता प्रारंभ की। आप यहीं रहते हैं? मैंने पहले तो आपको यहां नहीं देखा। मुझे तो यहां रहते हुए वर्षों हो गए। हाँ, इधर पहली बार आया हूं। बातों में बात चली। आपके कितने बच्चे हैं? क्या वे भी यहीं रहते हैं? एक ही बच्चा था, वह भी रूठ कर चला गया। वर्षों पहले किसी बात को लेकर उससे तनाव हुआ,
आवेश में वह घर छोड़कर चला गया। वो मेरी आंख का तारा था, जरा सी नासमझी के कारण आकाश से टूटे तारे की तरह हमेशा के लिए बिछुड़ गया। आजकल बच्चों को कुछ भी कहना आफत मोल लेना है। कोई बात समझते ही नहीं, बस आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं। हमारे जमाने में हम पिताजी को देखकर डर जाते थे। मैं बोलता गया। वृद्ध का माथा सिलवटों से भर गया, आंखों में मानो इतिहास सिमट आया हो। उनकी आवाज रूंधने लगी थी, जैसे कोई पुराना घाव हरिया गया हो। कुछ देर चुप रहकर बोले, वस्तुतः हमसे ही कोई भूल हो गई है। हर नई पीढ़ी एक नए मुकाम पर खड़ी होती है। उसका अपना एक परिवेश होता है, उसकी अपनी चुनौतियां होती है। हर युग की एक लय है, ताल है, रिदम है। हर युग के स्वातंत्र की अपनी परिभाषा है, अपने अर्थ हैं। एक निरंतर प्रवाह है यह। हमें उस प्रवाह में बहना होगा, समय के सुरताल समझने होंगे, अन्यथा गृहस्थी का ऑर्केस्ट्रा बेसुरा हो जाएगा। कभी कभी औरत का 4 हाथ घूंघट निकालना स्वातंत्र्य की परिधि में आता था, तो कभी घर की चौखट लक्ष्मण रेखा होती थी। आज स्थिति भिन्न है। हम कल की नींव पर आज की इमारत खड़ी नहीं कर सकते। कल कल था और आज आज। हर पिता को ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी लगाम से बाहर जा रही है। हर पिता के संस्कार हर युग में उसे डंडा लेकर खड़ा कर देते हैं। बूढ़ों के लिए अतीत से सुंदर, वर्तमान से बुरा एवं भविष्य से विकट कोई समय नहीं होता। पीढ़ियों का यह अंतराल हर युग की समस्या है। हर युग की शराब की अपनी मस्ती है, पर हर बूढ़ा पुरानी शराब को याद करता है। क्यों? क्योंकि तब वह जवान था, उसमें उत्साह था, उन्माद था, जीने की ललक थी, स्वाद था। बुढ़ापे में ये बातें नहीं रहेगी तो वह स्वाद भी कैसे आएगा? संपूर्ण अनर्थों का बीजभूत है मात्र अपने दृष्टिकोण से सोचना। हर नए युग को पुरातन विचारों के इतिहास को कंधे से उतारना होगा, संस्कारों के फंदे काटने होंगे। आज के बच्चों को आज के दाव पे सीखने होंगे। उन्हें आज की प्रतिस्पर्धा में जीना है तो उसी के अनुकूल बनना होगा। इस छोटी सी बात को नहीं समझने की मुझे कितनी बड़ी सजा मिली। मैं इस आग में जल चुका हूं, तुम इस आग में मत जलो। वृद्ध की आंखें आर्द्र होने लगी थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ? मेरी आंखों में उमड़ते प्रश्न को शायद उन्होंने पढ़ लिया। संयत होकर बोले, कभी मैं भी इस शहर का माना हुआ रईस था। घर क्या था, स्वर्ग था। व्यापार में अशर्फियां बरसती थी। बस एक छोटी सी बात ने मेरा जीवन खराब कर दिया। मेरे पुत्र को हमारे यहाँ काम करने वाली हरिजन की कन्या से प्रेम हो गया। मेरे लाख मना करने पर भी वह नहीं माना। उसने उसी से विवाह किया। उस विवाह में मात्र वे दोनों ही थे। विवाह उपरांत भी मैंने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वह अलग घर लेकर रहने लगा। मैंने अहंकारवश उस पर अमानुषिक जुल्म ढाए। उसकी पत्नी को एक बार गुंडों तक से पिटवाया। अपने पति की दुर्दशा वह महान स्त्री नहीं देख सकी। एक दिन उसने जहर पीकर यह लीला समाप्त कर ली। उसी के गम में कुछ रोज बाद मेरा पुत्र भी चल बसा। तब मेरी आंखें खुली, लेकिन तब तक चिड़ियां खेत चुक चुकी थी। वृद्ध की आंखों से बहते हुए आंसू उनकी लंबी दाढ़ी को भिगोते हुए जमीन पर गिरने लगे थे। कुछ देर बाद संयत होकर बोला, मेरी सारी कमाई इस पेड़ के नीचे एक घड़े में रखी है। घड़ा मोहरों, नगीनों एवं बहुमूल्य चीजों से भरा हुआ है। बस उसे तुम्हें मेरे पुत्र तक पहुंचाना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर फावड़े से जमीन खोदकर
उन्होंने घड़ा बाहर निकाला। मैं फटी आंखों से देख रहा था। हिम्मत बटोर कर बोला, लेकिन अब ये घड़ा आपके पुत्र तक पहुंचेगा कैसे? अभी तो आपने बताया कि उसका निधन हो चुका है। मेरी कहानी को तो 200 वर्ष से ऊपर हुए। मेरा पुत्र वर्षों पितृलोक में रहने के बाद तुम्हारे घर जन्मा है। दीपक नाम है उसका। तुम उसे बहुत प्यार करना, उसे समझने की कोशिश करना, अन्यथा मेरी तरह मरने के वर्षों बाद तक भटकते रहोगे। लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। लकीर के फकीर बनने से जीवन नहीं चलता। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें खुली तो घड़ा सामने रखा था। भद्र पुरुष लेकिन गायब थे। क्या आप भी भूत बनकर भटकना चाहेंगे? यही थी कहानी। धन्यवाद।